मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा 9वीं में आज हम पढ़ेंगे इतिहास और राजनीति शास्त्र की जो पाठ्यपुस्तक आप देख पा रहे हैं, कक्षा 9वीं। इसी पाठ्यपुस्तक से बच्चों कक्षा 9वीं में आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस। तो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र पढ़ने वाले हैं और आज का पाठ है भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा यानी इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा यानी इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो बच्चों, मैं वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दादर से CS पटेल। तो आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अगर हम बात करें विकास यात्रा की बात करें तो यस बच्चों, ये तस्वीर आपको बता रही है किस तरह से अगर पूरी पृथ्वी की बात करें, किस तरह से अगर मानव समाज की बात करें, मानवता की बात करें, सबके हितों की बात करें, मानव हितों की बात करें तो यहाँ पे ये समझा जा सकता है। यानी बच्चों, आज हम देखने वाले हैं भारत के संदर्भ में इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की जो विदेश नीति है वो आज हम समझने वाले हैं। तो बच्चों, विश्व में देखिए अगर मानव की बात करें तो पूरी अगर पृथ्वी पर बात करें बच्चों, सभी महाद्वीपों की बात करें, इस तमाम विविधताओं से भरा हुआ विश्व। लेकिन बच्चों, आज के संदर्भ की बात करें यानी अगर हम साइंस की बात करें, टेक्निकल डेवलपमेंट की बात करें तो किस तरह से दुनिया पूरी तरह से ग्लोबलाइज हो चुकी है, उसे इस मानचित्र के द्वारा देखा समझा जा सकता है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा। हम विदेश नीति का अर्थ, उसे प्रभावित करने वाले घटक, साथ में भारत की विदेश नीति के स्वरूप को जानेंगे। तो बच्चों, दाहिनी ओर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर भारत की बात करें तो भारत आप देख पा रहे हैं दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश भारत स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं दाहिनी ओर विश्व के मानचित्र में। यस बच्चों, तो यहाँ पे हम आपको पॉइंटर की मदद से बताते हुए आगे बढ़े। जब हम बात कर रहे हैं भारत की विदेश नीति की, तो ये देखिए स्क्रीन पर आप भारत को देख पा रहे हैं, राइट। तो भारत दक्षिण एशिया का एक प्रमुख देश। तो आज हम समझेंगे भारत की विदेश नीति। आइए बच्चों, विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी की बात करें बच्चों तो इसका अर्थ तथा महत्व समझने का प्रयास करेंगे, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के घटक होते हैं। जब हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के घटक होते हैं, अर्थात पूरी दुनिया किस तरह से ग्लोबलाइज है, वैश्वीकरण के इस दौर में जहाँ पर अगर हम दुनिया के प्रत्येक देशों की बात करें, तमाम देशों की बात करें कि किस तरह से किसी न किसी रूप में अपनी अपनी आवश्यकता को ले करके किस तरह से दुनिया ग्लोबलाइज है, आगे हम इसके बारे में विस्तार से देखने वाले हैं। तो बच्चों, उनमें से कोई भी राष्ट्र सभी अर्थों में स्वयंपूर्ण नहीं होता। अगर एक राष्ट्र की बात करें तो बच्चों, किसी राष्ट्र के पास किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उसे वो इंपोर्ट करता है, आयात करता है। वहीं कोई दूसरा राष्ट्र जहाँ पर किसी चीज़ की कमी होती है तो फिर किसी दूसरे राष्ट्र को इंपोर्ट करता है। तो इस तरह से बच्चों, एक्सपोर्ट करना यानी निर्यात करना और आयात करना यानी इंपोर्ट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पूरी दुनिया में अगर आज की बात करें, आर्थिक जगत की बात करें तो जहाँ पर संसाधनों की बात करें, जहाँ पर मीन्स अर्थात जो साधनों की बात करें, तो इस बढ़ते इस दौर में अगर हम आर्थिक दौर की बात करें पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया में जो आर्थिक दौर है वो तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों, इस ऐसे में जब विदेश नीति की बात करते हैं तो हर एक
देश की अपनी विदेश नीति होती है, उसी तरह से हम भारत के परिप्रेक्ष्य में आज देखने वाले हैं। तो बच्चों, राष्ट्रीय हित संबंध यानी नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित संबंध, राष्ट्रीय हित और विदेश नीति का बहुत ही निकट का संबंध होता है। जब बच्चों ये नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, किसी भी देश के नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है, तो ये उसकी जो विदेश नीति है कहीं न कहीं उसके इर्द गिर्द यानी राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। जब विदेश नीति किसी भी देश की निर्धारित की जाती है, तय की जाती है, तो उसमें राष्ट्रीय हित जो नेशनल इंटरेस्ट है सबसे ऊपर होता है। तो राष्ट्रीय हित संबंधों का संवर्धन विदेश नीति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय हित संबंध से तात्पर्य अपने देश की स्वतंत्रता और प्रभुत्व संपन्नता को सुरक्षित रखने के लिए की जाने वाली उपाय योजना। मतलब बच्चों, यहाँ पर बात हो रही है कि राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में देखा जाए तो देश की स्वतंत्रता और उसकी प्रभुत्व संपन्नता को सुरक्षित रखने के लिए जो उपाय योजना तैयार होती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आपने सुना कि राष्ट्रीय हित के संदर्भ में ये यानी प्रभुत्व संपन्नता, देश की स्वतंत्रता, ये सर्वोपरि होती है। तो इसका ध्यान रखा जाता है जब फॉरेन पॉलिसी अर्थात विदेश नीति तय की जाती है, तो इनमें ये सबसे ऊपर रखा जाता है। राष्ट्रीय हित संबंध यानी नेशनल इंटरेस्ट की बात करें बच्चों, अपना आर्थिक विकास साधकर अपनी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों को का भी राष्ट्रीय हित संबंधों में समावेश होता है। यानी अपना आर्थिक विकास जरूरी है, हम अपना आर्थिक विकास करें, यानी जो हमारा हम इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करते हैं वो जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही ये तो जो हम प्रयास करेंगे राष्ट्रीय हित के संदर्भ में, उसका जो परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय हित के ही संदर्भ में होता है। किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय हित संबंधों में निम्न घटकों का समावेश होता है। क्या क्या बच्चों? जैसे अपने देश की स्वतंत्रता, यानी देश की स्वतंत्रता, जो भी अगर हम भारत के संदर्भ की बात करें तो यस देश की स्वतंत्रता सर्वोपरि होती है। यस, इसके साथ साथ प्रभुत्व संपन्नता तथा अखंडता की रक्षा, यानी देश में किसी प्रकार की अगर व्यवधान की बात करें या किसी तरह की देश की अखंडता की को खतरा हो, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखी जाती हैं। तो ये नेशनल इंटरेस्ट की बातें होती है, राष्ट्रीय हित की बात होती है। तो ये इसका जो यानी देश के संरक्षण की बात होती है, ये सर्वोच्च राष्ट्रीय हित है। तो देश की स्वतंत्रता, प्रभुत्व संपन्नता तथा अखंडता की रक्षा करना, ये जो संरक्षण की बात हो रही है, सर्वोच्च राष्ट्रीय हित है, ये ध्यान रखना है बच्चों। हम नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। आर्थिक विकास भी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित है। आर्थिक दृष्टि कमजोर राष्ट्र को भी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना भी कठिन होता है, इसलिए सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक विकास को भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित माना जाता है। यस बच्चों, जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, आर्थिक विकास की बात करते हैं, यस, तो आर्थिक दृष्टि से अगर कमजोर हो गया राष्ट्र तो बच्चों अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे दौर में अगर आर्थिक रूप से अगर इकोनॉमिक ग्रोथ किसी देश का प्रभावित हो जाता है और किसी देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही नीचे चली जाती है, तो बहुत मुश्किल होता है उस देश को अपने आप को, अर्थात उसकी जो स्वतंत्रता की बात होती है, उसकी रक्षा कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक विकास को भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित माना जाता है। तो बच्चों, राष्ट्रीय हित संबंध और विदेश नीति यानी नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो बच्चों, रक्षा और आर्थिक विकास के विषय राष्ट्रीय हित हैं। यानी रक्षा, यानी जिस देश की रक्षा की बात हो रही है, और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, रक्षा और आर्थिक विकास के विषय राष्ट्रीय हित के हैं। अतः उनका संवर्धन हो, इस दृष्टि से विदेश नीति बनाई जाती है। इसलिए राष्ट्रीय हित संबंध उद्देश्य माने जाते हैं, तो विदेश नीति उन्हें प्राप्त करने का साधन माने जाते हैं। इस बच्चों, तो राष्ट्रीय हित जो है, ये जब उद्देश्य तय किए जाते हैं, उद्देश्य माने जाते हैं, तो जो विदेश नीति होती है वो उसे प्राप्त करने का साधन मानी जाती है। भारत की विदेश नीति की बात करें, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, तो बच्चों
15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत को अपनी विदेश नीति निश्चित करना आवश्यक था। भारत की विदेश नीति की रूपरेखा स्वतंत्रता पूर्व ही निश्चित कर ली गई थी। उसमें नीचे गए मुद्दों का समावेश था। बच्चों, कौन से मुद्दे थे? उपनिवेशवाद का विरोध करना। बच्चों, भारत ने तमाम शताब्दियों में महसूस किया था, देखा था, गुलामी का वो दौर देखा था जहाँ पर उपनिवेशवाद की अगर बात करें, कॉलोनीज की बात करें, किस तरह से जो है उदाहरण के रूप में जैसे इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड का जो विश्व के तमाम देशों पर जो अगर उपनिवेश की बात करें, वहाँ उपनिवेश, और बच्चों भारत भी उपनिवेश चूँकि महसूस कर चुका है, रह चुका है, इसलिए उपनिवेशवाद का विरोध करना। इसके साथ साथ शांतिप्रिय देशों के साथ सहयोग करना, ये भारत की नीति थी जो कि पहले से ही सोची गई थी कि भारत जो है शांतिप्रिय देशों के साथ सहयोग करता रहेगा। तो बच्चों, ये देखिए हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बच्चों, हम 15 अगस्त जो कि अभी पिछले महीने में ही बीता है बच्चों, तो इस तरह से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। तो चलिए हम इसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। बच्चों, भारत की विदेश नीति संविधान में प्रावधान। बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भारत की विदेश नीति स्पष्ट रूप से दी गई है। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्राथमिकता दे, विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्वक और सम्मानजनक संबंध स्थापित करे तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करे, वह अपनी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को शांतिपूर्वक और मध्यस्थ द्वारा हल करवाने की नीति को प्रोत्साहित करे। तो बच्चों देखिए, संविधान में इस तरह की बातें भारत की जो विदेश नीति के संदर्भ में है, ये बातें रखी गई हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देना है, विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्वक और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना है तथा अपनी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को शांतिपूर्ण और मध्यस्थ द्वारा हल करवाने की नीति को प्रोत्साहित करना है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। इसी संदर्भ में भारत की विदेश नीति की विशेषताओं को हम देखने वाले हैं। यस बच्चों, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध करना। भारत देखिए, हम जो बात कर रहे थे विश्व के, अगर पश्चिमी यूरोप के तमाम देशों की बात करें बच्चों, उनकी जो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद की जो लालसा थी, जिसके कारण जो है विश्व के तमाम देश गुलाम बन गए थे और बच्चों एक प्रकार से उनका शोषण हो रहा था। आप देख सकते हैं, अगर हम इंग्लैंड के उपनिवेशों की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं विश्व के तमाम देश जो है किस तरह से उपनिवेशवाद के शिकार हो गए थे और कह सकते हैं गुलामी में उन्हें जीना पड़ रहा था। तो इसलिए भारत ने महसूस किया था, तो वह साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का संवर्धन करना, ये भारत की विदेश नीति की विशेषताओं में शामिल है। बच्चों, जब ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, राइट, तो ऐसे में बच्चों कुछ देश जो है, जो कि हम पश्चिमी यूँ कहें कि या ऐसे देशों की बात कर रहे हैं जो अपने आप को आर्थिक ताकतवर के साथ, सैन्य ताकतवर के साथ, इस दुनिया के तमाम जो कमज़ोर देश या जहाँ पर हो सकता है जिस उसे उपनिवेश बनाने की कोशिश किया करते थे। तो चलिए बच्चों, परिस्थितियाँ बदली, समय धीरे धीरे बदला। विदेश नीति निश्चित करने वाले घटकों की बात करेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन पॉलिसी। वो कौन कौन से घटक होते हैं, फैक्टर होते हैं जो विदेश नीति निश्चित करने वाले, यानी उसको प्रभावित करते हैं। विदेश नीति निश्चित करने वाले घटक कौन कौन से होते हैं? तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे देश का भौगोलिक स्थान, यानी जोग्राफिकल लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चों। किसी भी राष्ट्र का भौगोलिक स्थान विश्व मानचित्र में देख सकते हैं। विदेश नीति निर्धारित करते समय देश का आकार, इसकी जनसंख्या, भूमि की गुणवत्ता, देश का समुद्री किनारा, प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता, इन सभी बातों पर विचार करना पड़ता है। यानी जब विदेश नीति निर्धारित होती है तो ये सब देखा जाता है कि देश का आकार, जिसकी जनसंख्या क्या, भूमि की गुणवत्ता क्या है, देश का समुद्री किनारा, प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता क्या है, इन सब पर विचार करना पड़ता है। तो इस तरह से विदेश नीति निश्चित करने वाले घटकों में देश का भौगोलिक स्थान यानी जोग्राफिकल लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए महत्वपूर्ण फैक्टर्स की बात कर रहे हैं।
आइए दूसरा फैक्टर है राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं। तो चलिए बच्चों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संसद को विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बच्चों बाईं ओर इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद को आप देख पा रहे हैं, ये जो कि नई दिल्ली में है। तो बच्चों ये भारतीय संसद यानी इंडियन पार्लियामेंट की हम बात करें, विदेश नीति संबंधी विषयों पर संसद में चर्चा होती है। विपक्ष यस यानी विरोधी पक्ष की हम बात करें, प्रश्न पूछकर विदेश नीति पर नियंत्रण रख सकता है। इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो इसे कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम अर्थात राजनीतिक व्यवस्था। आइए हम आगे और देखने का प्रयास करते हैं। अब हम अर्थव्यवस्था की बात करें, इकोनॉमी की बात करते हैं। इस बच्चों हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी को पढ़ रहे हैं। किसी यानी आधुनिक समय में किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का विदेश नीति निर्धारित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। सभी राष्ट्रों में आर्थिक विकास सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गए हैं। और बच्चों इसी कारण अर्थव्यवस्था का विदेश नीति पर दो प्रकार से परिणाम होता है। तो हम उन्हें देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखेंगे वे कौन कौन से जिन दो प्रभावों की बात हो रही है। ये तो वे दो प्रभाव हैं। पहला, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने हेतु अन्य राष्ट्रों से प्रस्थापित किए जाने वाले आर्थिक संबंध, आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है, वैश्विक व्यापार में सहयोग आदि बातें विदेश नीति तय करती हैं। तो बच्चों विदेश नीति तय करते समय ये आपने महत्वपूर्ण बात सुनी कि अर्थव्यवस्था मजबूत करने हेतु अन्य राष्ट्रों से प्रस्थापित किए जाने वाले आर्थिक संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके साथ आयात निर्यात तथा वैश्विक व्यापार में सहयोग, ये बातें विदेश नीति तय करते हैं। दूसरा है महत्वपूर्ण, वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में आर्थिक सुरक्षा के मुद्दे राष्ट्रीय सुरक्षा की तरह महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यानी देखिए, अगर वर्तमान विश्व की बात करें बच्चों, तो आर्थिक जो हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आर्थिक सुरक्षा के मुद्दे राष्ट्रीय सुरक्षा की तरह महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं बच्चों, उसका इंपॉर्टेंस कितना बढ़ता चला जा रहा है। तो बच्चों बाईं ओर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जब हम आर्थिक अर्थात हम वैश्विक व्यवस्था की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में ये बच्चों अगर आर्थिक क्षेत्र की बात करें, आर्थिक दौर की बात करें, आर्थिक विकास की बात करें, स्वाभाविक है तो इन्हें निश्चित रूप से देखना पड़ता है। बच्चों आगे हम पढ़ेंगे राजनीतिक नेतृत्व की बात करें, नेशनल लीडरशिप की बात करेंगे। विदेश नीति निर्धारण करने में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री का सहयोग होता है। विदेश में नीति की निरंतरता बनाए रखकर उसे सुधारने का जो प्रयत्न होता है, इन पदों के व्यक्ति करते हैं। ये जब निर्धारित किए जाते हैं, यानी हम बात कर रहे हैं विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी जब तैयार की जाती है तो उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, इनका महत्वपूर्ण सहयोग होता है। तो बच्चों विदेश की नीति की निरंतरता बनाए रखने के, उसे सुधारने में जो प्रयत्न की बात करें, इन पदों की ये व्यक्त करते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षवाद को बढ़ावा दिया था। तो स्क्रीन पर आप दाहिनी ओर जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री को देख पा रहे हैं। बच्चों आगे हम पढ़ेंगे प्रशासनिक घटक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स की बात करेंगे। तो विदेश नीति के निर्माण में विदेश मंत्रालय, विदेश सचिव, विदेशों में स्थित दूतावास, राजनीतिक अधिकारी आदि प्रशासनिक घटकों का समावेश होता है। तो विदेश नीति के निर्माण में हमने कहा विदेश मंत्रालय, विदेश सचिव, विदेशों में स्थित दूतावास, राजनीतिक अधिकारी आदि प्रशासनिक घटकों का समावेश होता है। बच्चों यद्यपि विदेश नीति संबंधी अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री तथा उनका मंत्रिमंडल लेता है, फिर भी निर्णय तक पहुंचने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था सहायता करती है। राइट, ध्यान रखिए, विदेश नीति पर जब अंतिम निर्णय लेना होता है तो प्रधानमंत्री का होता है तथा उनका प्रधानमंत्री तथा उनका मंत्रिमंडल लेता है, फिर भी निर्णय तक पहुंचने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था सहायता करती है। प्रशासनिक घटकों की बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स की बात कर रहे हैं बच्चों। तो बच्चों विदेश नीति के लिए आवश्यक जानकारी एकत्रित करना, उसका विश्लेषण करना, उस पर आधारित योग्य सलाह देना आदि काम
प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। उसी के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों, जब फॉरेन पॉलिसी तैयार की जाती है, विदेश नीति तय की जाती है, तो देखा आपने कितने महत्वपूर्ण जो है इस उसे किस तरह से गुजरना पड़ता है। तो आपने सुना कि विदेश नीति के लिए आवश्यक जानकारी एकत्रित करना, उसका विश्लेषण करना, उस पर आधारित योग्य सलाह देना आदि काम प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। और उसी के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की विदेश नीति की बात करें, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी की बात करें बच्चों, तो भारत की विदेश नीति संबंधी प्राथमिक जानकारी लेने के बाद अब हम भारत की विदेश नीति के संबंध में और जानने का प्रयास करेंगे। वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और तभी से भारत ने स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति निर्धारित शुरुआत की। यानी देश की आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद भारत की जो विदेश नीति थी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी थी, तो भारत ने स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति निर्धारित करने की शुरुआत की। तो बच्चों, हम भारत की विदेश नीति यानी इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शासन विदेश नीति को कैसे निर्धारित करे, इस विषय में प्रावधान किया गया। राइट, ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। तो विदेश नीति किस तरह से निर्धारित करना है, वहां पर प्रावधान किया गया है। तो बच्चों, नीति निर्देशक सिद्धांतों में धारा 51 के अनुसार विदेश नीति की एक व्यापक चौखट स्पष्ट की गई है। उसके अनुसार भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रधानता दे, अपनी अंतर्राष्ट्रीय समस्या अथवा विवाद शांति के मार्ग से हल करे। इस तरह जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों में शासन विदेश नीति कैसे निर्धारित करेगा, उसके लिए जो है मार्गदर्शन किया गया है। भारतीय विदेश नीति के कुछ और उद्देश्य जो है निम्नलिखित प्रकार के हैं बच्चों। सम मोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आर एज फॉलोज। पड़ोसी देशों के साथ एवं अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध निभाते समय अपने देश की सुरक्षा बाधित न हो, इसकी सावधानी बरतना है। तो बच्चों, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राइट, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, तो इनके अगर बारे में कहा जाए, तो ये जो हमारे पड़ोसी देश स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। इनके साथ जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं आप देख पा रहे हैं, तो बच्चों, पड़ोसी देशों के साथ अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध निभाते समय अपने देश की सुरक्षा बाधित न हो, इसकी सावधानी बरतना है। राष्ट्र की भौगोलिक सीमा रेखाएं सुरक्षित रहें, इस विषय में कोई समझौता न करना, भारत की एकता तथा एकात्मता का संरक्षण करना। तो इस तरह से बच्चों, जब भारतीय विदेश नीति तय की जाती है, तैयार की जाती है, तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया जाता है। आगे पढ़ेंगे बच्चों। हम भारतीय विदेश नीति के कुछ और उद्देश्यों की बात करें। सम मोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एज फॉलोज। तो बच्चों, दूसरे देशों में निवास करने वाले भारतीय नागरिकों की बात करें, यानी देश के नागरिकों के हितों की रक्षा करना, इस जिम्मेदारी को संबंधित देशों के भारतीय दूतावास करते हैं। तो बच्चों, जो एम्बेसडर्स होते हैं देश के, अगर भारत की बात करें तो भारतीय दूतावास। अब बाईं ओर आप देख पा रहे हैं भारतीय दूतावास मैड्रिड, तो ये मैड्रिड में है भारतीय दूतावास, जो स्क्रीन पर बाईं ओर आप देख पा रहे हैं। राइट, इस तरह से जो है विदेशों में दूतावास बने रहते हैं। तो जिम्मेदारी क्या होती है, दूसरे देशों में जो निवास करने वाले हमारे नागरिक होते हैं, उनके हितों की रक्षा करना, उन्हें अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो उनकी मदद करना। राइट, इस तरह की जिम्मेदारी को संबंधित देशों के भारतीय दूतावास निभाते हैं। भारत के आर्थिक विकास के लिए विदेशी के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध स्थापित करना। तो बच्चों, भारतीय संविधान की धारा 51 की बात करें तो इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना, राष्ट्र की परस्पर न्याय तथा सम्मानपूर्ण संबंध प्रस्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और समानता के संबंध में आदर भाव बढ़ाना तथा मध्यस्थ प्राधिकरण की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिमय तरीके से हल करना। तो बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं कि जहाँ पर जरूरत हो वहाँ पर ये
शांतिमय तरीके से हल करने का प्रयास करना चाहिए। अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और समानता के संबंध में आदर भाव बढ़ाने की बात कही गई। तो इस तरह से बच्चों अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना दिया गया है। तो भारतीय संविधान की धारा 51 के तहत ये मार्गदर्शन किया गया है। तो आइए बच्चों हम अब अभ्यास कर लेंगे। तो बच्चों हम जो है भारत की विदेश नीति की यात्रा, जो विकास यात्रा है, पार्ट 1 देख रहे थे। तो चलिए बच्चों हम यहाँ तक पढ़ने के बाद अभ्यास कर लेते हैं। बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर कथन आएंगे, आपको पहचानना है कि कथन सत्य है या असत्य। यदि कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना है। तो परीक्षा में इस तरह से पूछा जा सकता है। सामने स्क्रीन पर एक कथन है, राष्ट्रीय हित और विदेश नीति का बहुत ही निकट का संबंध होता है। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, उत्तर टैली कर लीजिए। यह कथन बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रीय हित और विदेश नीति का बहुत ही निकट का संबंध होता है। आइए कथन और देखते हैं। रक्षा और आर्थिक विकास के विषय राष्ट्रीय हित के हैं। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा कि रक्षा और आर्थिक विकास के विषय राष्ट्रीय हित के हैं। ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो टैली कर लीजिए। आइए एक और देख लेते हैं। किसी भी राष्ट्र का भौगोलिक स्थान विश्व मानचित्र में नहीं देख सकते हैं। किसी भी राष्ट्र का भौगोलिक स्थान विश्व मानचित्र में नहीं देख सकते हैं। तो बच्चों आपने तुरंत पहचान लिया होगा, अरे हाँ ये कथन तो असत्य है। यस, तो बच्चों अगर ये कथन असत्य है तो इसको सत्य करके लिखना है। तो सत्य कथन कैसे करेंगे? किसी भी राष्ट्र का भौगोलिक स्थान विश्व मानचित्र में देख सकते हैं। तो इस कथन को सत्य करके लिखना है। आइए बच्चों एक और देख लेते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संसद को विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो बच्चों हमने इसकी चर्चा की थी, आपको याद होगा कि जो संसद की बात कर रहे थे हम, पार्लियामेंट की बात हमने की। यस, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संसद को विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो बच्चों आप अपने उत्तर को टैली कर लीजिए। यस, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।